अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फकत एक मकसद के हसूल के लिए मार्ज़े वजूद में आती है और जब तक बरकरार रहती है इसी एक मकसद के ताक़ुब में सरगर्दा रहती है। वो मकसद होता है अपने शेयर होल्डर्स के माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़। ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की अव्वलीन ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में से एक समझी जाती है, जिसका हदफ आबादी की फलाह, इंसाफ की फराहमी या बड़े सगीर के अवाम का मुस्तकबिल संवारना नहीं था, बल्कि हर कीमत पर अपने हिस्सेदारों को दौलत कमा कर देना वाहिद मकसद था। बंगाल में जंग के मारे हुए अवाम जब कहत का शिकार हुए तब भी कंपनी के अहलकार टैक्स में इजाफा कर रहे थे और टैक्स इकट्ठा करने में जुल्म की आखिरी हद तक जाते थे। कंपनी की लूटमार बढ़ती गई, बड़े सगीर की दौलत बरतानिया मुंतकिल होती गई और हिंदुस्तान के अवाम पिसते चले गए। अवाम कंपनी की बर्बरियत से तड़प रहे थे मगर कंपनी उन्हें जवाबदेह नहीं थी। अवाम के गुस्से से निपटने के लिए कंपनी ने 2,60,000 अफराद पर मुश्तमिल प्राइवेट फौज तैयार कर रखी थी, जो बरतानिया की अपनी खुद की फौज से भी 2 गुना ज्यादा थी। जब भी हम 1947 से पहले के जमाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कोलोनाइज किया, इसे गुलाम बनाया, जबकि हकीकत में हिंदुस्तान को एक प्राइवेट कंपनी ने गुलाम बनाया। लेकिन बात यह है कि एक प्राइवेट कंपनी इतने बड़े मुल्क को अपना गुलाम कैसे बना सकती है। उस वक्त क्या हुआ होगा कि सिर्फ 70,000 पाउंड से बनाई गई 125 लोगों की एक कंपनी और पूरे एक मुल्क को अपना गुलाम बना लिया। आखिर ये मुनाफाखोर खुशामदी ताजर मजबूत तरीन कौमी रियासतों की फौज को शिकस्त देने में कैसे कामयाब हुए और उनकी दौलत उस वक्त की बड़ी बड़ी सल्तनतों से भी कैसे आगे निकल गई। दोस्तों, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछ सकते हैं, आपको टुकड़ों टुकड़ों में मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो असल कहानी जानते हैं कि भारत को एक प्राइवेट कंपनी ने एक मंसूबाबंदी के तहत कैसे अपना गुलाम बनाया और लूट मार की। आप हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में या कहीं बाहर मुल्क में, हमें कैसे गुलाम बनाया गया, ये एक ऐसी बात है जो किसी ना किसी बहस में आती रहती है। इसीलिए इस वीडियो को इस तरह बनाया गया है कि चाहे कोई जवान हो या मैच्योर, इस वीडियो को एक बार देखने के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी से भी रैशनल डिबेट कर सकते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगरचे सन 1600 के बिल्कुल इख्तिताम में कायम हुई थी, लेकिन ये सब चीजें 1577 में शुरू हुई, जब फ्रांसिस ड्रैक सोने और चांदी की तलाश में जनूबी अमेरिका में हिस्पानवी बस्तियों को लूटने के लिए इंग्लैंड से एक मुहिम पर निकला। गोल्डन हिंद में कश्तीरानी करते हुए उसने बहुत लूटमार की और फिर 1579 में बहरुल काहिल के उस पार रवाना हो गया, जो उस वक्त सिर्फ हिस्पानवी और पुर्तगालियों की गुजरगाह के लिए जाना जाता था। ड्रैक आखिरकार ईस्ट इंडीज में चला गया और मुल्कास के पार पहुंचा, जिसे स्पाइस आइलैंड यानी मिर्चों का मुल्क भी कहा जाता था, जहां सुल्तान बाबुल्ला से मुलाकात के बाद लूटे हुए सोने और चांदी के बदले अंग्रेजों ने लौंग और जायफल समेत गैर मुल्की मसालों का एक बड़ा जखीरा हासिल किया। ड्रैक 1580 में इंग्लैंड वापस आया और हीरो बन गया। उसके इस समुद्री सफर में इंग्लैंड के खजाने के लिए बहुत ज्यादा रकम जमा की थी और सरमायाकारों को तकरीबन 5000% का मुनाफा हासिल हुआ। इस तरह 16वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों के मशरकी डिजाइन में एक बहुत बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई। उस वक्त असल में मसाला जात एक बहुत ही आला कीमत वाली शय थे। काली मिर्च इस कदर कीमती समझी जाती थी कि उसका मवाजना सोने से किया जाता था और ताजिर इसे ब्लैक गोल्ड कहते थे। मगर उस वक्त मसालों की तजारत पर डच का ज्यादा कंट्रोल था और बरतानिया में भी डच ही सप्लाई करते थे, यानी उनकी मुकम्मल अजारादारी कायम थी। अब होता यह है कि 1599 के वस्त में डच ताजरों ने काली मिर्च पर 5 शिलिंग का इजाफा कर दिया। उस वक्त की करेंसी शिलिंग थी, लिहाजा अंग्रेज इस किस्म की अजारादारी पर बहुत नाराज हुए और 1 महीने बाद 24 अमीर तरीन ताजर लंदन शहर की हॉल स्ट्रीट में जमा होते हैं और फैसला करते हैं कि डच ये हेरा फेरी कर रहे हैं और इसका वाहिद हल ये है कि हमें खुद तजारत करना होगी। जहाजरान फिच और लिंकास्टर के अलावा इस ग्रुप में लंदन के उस वक्त के लॉर्ड मेयर स्टेफन स्वामी और लंदन के एक ताकतवर सियासतदान और एडमिनिस्ट्रेटर थॉमस स्मिथ शामिल थे, जिन्होंने लिवेंट कंपनी कायम कर रखी थी। 22 सितंबर को इस ग्रुप ने फैसला किया कि उनकी कंपनी को ईस्ट इंडीज के सफर में कदम रखना होगा और इस मकसद के लिए उन्होंने 30,133 पाउंड की सरमायाकारी भी जमा कर ली। इस मंसूबे की मंजूरी के लिए उन ताजरों ने मलका से रुजू किया और अपनी दरखास्त पेश की। अगरचे रॉयल चार्टर हासिल करने की उनकी ये पहली कोशिश मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने मलका की गैर सरकारी मंजूरी हासिल कर ली थी।
जिसके फौरन बाद उन्होंने शेयर होल्डर्स की तादाद को 125 तक बढ़ा लिया और इस मंसूबे के लिए एक बहरी जहाज भी खरीद लिया, जबकि कंपनी ने अपनी सरमायाकारी को भी 68,373 पाउंड तक बढ़ा दिया था। उस वक्त कंपनी का नाम दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। उन्होंने एक साल बाद यानी 31 दिसंबर सन 1600 को दोबारा इजलास मुनक्किद किया और इस बार वो रॉयल चार्टर हासिल करने में कामयाब हो गए। मलका ने जॉर्ज एरल ऑफ किम्बरलैंड बशमूल जेम्स लिंकास्टर, सर जॉन हार्टे, सर जॉन स्पेंसर, जो कि दोनों ही लंदन के लॉर्ड मेयर रह चुके थे, उनके अलावा एडवेंचरर एडवर्ड माइकल बोर्न और 218 दीगर ताजरों की दरखास्त का मुस्बत जवाब दिया था। रॉयल चार्टर ने कैप ऑफ गुड होप के मशरिक में तमाम ममालिक के साथ तिजारत पर कंपनी की मुकम्मल अजारादारी कायम कर दी थी और आपनाए मैगलेन के मगरिब में मौजूद कोई भी इंग्लिश ताजिर कंपनी से लाइसेंस हासिल किए बगैर तजारत नहीं कर सकता था, और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसका बहरी जहाज और सामान जब्त कर लिया जाएगा, जिसमें से आधा क्राउन और आधा कंपनी को जाता था, और साथ ही ऐसे आजाद मुजरिम के लिए शाही कैद की सजा भी मुकर्रर कर दी गई थी। चार्टर ने थॉमस स्मिथ को कंपनी का पहला गवर्नर मुकर्रर करते हुए जेम्स लिंकास्टर समेत 24 डायरेक्टर्स नामजद कर दिए थे। बुनियादी तौर पर यह सब वेंचर ईस्ट इंडीज के इलाके में होना था, इसलिए इस कंपनी का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। अब मलका पहले ही जानती थी कि दूसरे ममालिक भी इस इलाके में तजारत कर रहे हैं, इसलिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहले से ही काफी मुकाबला होगा। तो मलका ने कहा कि इंग्लैंड से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही आएगी जो वहां जाकर तजारत करेगी, इंग्लिस्तान से कोई भी और कंपनी वहां जाकर तजारत नहीं करेगी। अगर ऐसा करते हैं तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि इन इलाकों में पहले से ही मुकाबला है और हमारी अपनी ही कंपनी का दूसरी कंपनी से मुकाबला करना अच्छा फैसला नहीं होगा। इसीलिए मलका ने यह फैसला किया था। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी इन इलाकों में तिजारत के लिए जाती है तो इसे किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मलका ने कंपनी को जरूरत से ज्यादा इख्तियारात दे दिए। मिसाल के तौर पर अपना पैसा छापना, जिस इलाके में तजारत करेंगे वो वहां अपने कवानीन बना सकते हैं, वो अपनी फौज रख सकते हैं, उनकी अपनी खारजा पॉलिसी हो सकती है, वो अदालतें चला सकते हैं और वो सजाएं भी दे सकते हैं। चुनाचा ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा ताकत दे दी गई थी मलका की जानिब से। कम से कम इसी किस्म के इख्तियारात यूरोप की दीगर कंपनीज को भी हासिल थे, और इसी तरह यूरोपीय ममालिक दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी कॉलोनीज कायम करके और वहां की दौलत लूट खसूट के यूरोप मुंतकिल कर रहे थे। सन 1500 से 1599 तक यूरोप के हालात हिंदुस्तान पर कब्जे की अंग्रेज ख्वाहिश को हवा देने में अहम थे। तब यूरोपीय ताकतें स्पेन और पुर्तगीज की क़यादत में कॉलोनियां और तिजारती अजारादारियां बनाने की दौड़ में लगी हुई थी। उन्होंने जनूबी अमेरिका में बड़ी सल्तनतें कायम की और मकामी अमरीकियों की नस्ल कुशी की, जिनके पास जदीद असलहा नहीं था। सोने और हीरे की बड़ी मिकदार जनूबी अमेरिका से यूरोप भेजी गई। हॉलैंड और फ्रांस ने भी समंदरी तिजारत से फायदा उठाया और सिर्फ बरतानिया ही कुछ वजूहात की बिना पर बेतहाशा लूटमार में अपना हिस्सा हासिल करने से कासिर था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मसालों के इस इलाके में जाकर तजारत करना थी। इस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा और खतरा बहुत ज्यादा था, और अंग्रेज उस वक्त इतने अमीर नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक काम किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बना दिया। मतलब आपको कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं और उस पैसे के स्टॉक ले लेते हैं, और जब कंपनी को मुनाफा मिलेगा तब आपको भी उस मुनाफे का हिस्सा मिलेगा। जिस तरह से आज के दौर में आप कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, बिल्कुल वही चीज। ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये कि अपने लिए मुनाफा कमाए और इसमें सरमायाकारी करने वाले शेयर होल्डर्स को मुनाफा कमा कर दे, चाहे उन्हें मकामी कानून तोड़ना पड़े या इंसानियत का नुकसान हो। इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं था और वो कवानीन तोड़ने में हिचकिचाते भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें मलका की हिमायत हासिल थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कुछ करने जा रही थी, इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा खतरा मोल लेना पड़ेगा, और इसीलिए उन्हें काम करने के लिए वर्कर्स भी नहीं मिल रहे थे। लिहाजा शुरू में वो लंदन के न्यूगेट जेल से क्रिमिनल्स को अपने साथ लेकर गए और कुछ लोगों को लंदन बेडलाम और पागल खाने से भी ले जाया गया। अब इन सब बातों के बाद वो एक जहाज लेकर इंडोनेशिया के मोलोको जजीरे की तरफ रवाना हुए। एक मशहूर जहाजरान सर जेम्स लिंकास्टर 1601 में रेड ड्रैगन नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले सफर की कमांड कर रहे थे। रेड ड्रैगन इंडोनेशिया के पहले सफर का परचम बरदार जहाज यानी फ्लैगशिप था, और असल में ये एक समुद्री डाकू जहाज था जिसे माजी में स्पेन को लूटने के मकसद से बनाया गया था। 13 फरवरी 1601 को यह जहाज दरियाई टेम्स से गुजरकर बरतानवी बंदरगाह डोवर की तरफ रवाना हुआ।
और खुले समंदर में अपने सफर का आगाज किया। दोस्तों, बिल्कुल शुरू में उनका हिंदुस्तान जाने का कोई इरादा नहीं था, जबकि मोलोको जजीरे पर दीगर यूरोपीय ताकतें पहले से अपने कदम जमा रखे थे। और जब अंग्रेज वहां पहुंचे तो इस इलाके में हिस्पानवी, पुर्तगाली और डच ताजर पहले से ही तजारत कर रहे थे। डच ताजरों की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी इस इलाके की एक बहुत बड़ी कंपनी थी। उनकी फौज भी बहुत बड़ी थी। चुनाचा अब ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पहुंची तो हालात उनके हक में ज्यादा बेहतर नहीं गए। डच पहले से वहां काम कर रहे थे और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां से भगा दिया गया। लेकिन तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद बिल आखिर वो जून 1603 में 900 टन मसालों के साथ इंग्लिस्तान वापस आए, जिससे उन्हें 300% मुनाफा हुआ। वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया में तिजारत पर होने वाले इंग्लो डच तनाज़ात ने अंग्रेजों को मजबूर किया कि वो अपनी कोशिशों को हिंदुस्तान पर दोबारा मरकूज करें। अब इसके बाद वो दोबारा मशरिक की तरफ जाने का इरादा करते हैं, लेकिन इस बार वो हिंदुस्तान जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान में भी अंग्रेजों के लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि पुर्तगाली 1498 से हिंदुस्तान में तजारत कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी वो हिंदुस्तान जाकर तजारत करने का फैसला करते हैं। चुनाचा 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सफारतकार विलियम हॉकिंस को हेक्टर नाम का एक जहाज दिया गया और उस जहाज के साथ 24 अगस्त 1608 को विलियम हॉकिंस पहली बार हिंदुस्तान के शहर सूरत पहुंचा। और इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको उस वक्त के हिंदुस्तान के हालात के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं, फिर हम कहानी की तरफ वापस आएंगे। उस वक्त अगर हम हिंदुस्तान में सल्तनत की बात करें तो वो मुगलों की सल्तनत थी और मुगल अपनी हुक्मरानी के अरूज पर थे। हिंदुस्तान तकरीबन 150 मिलियन लोगों का घर था, जो उस वक्त दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा बनता था। मुगल बादशाह अकबर आजम के दौर में हिंदुस्तान न सिर्फ अमन की सरजमीन बना था, बल्कि दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क भी बन चुका था। हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर मुगलों की हुकूमत थी। उस वक्त ये सारा इलाका हिंदुस्तान था और ये सब्ज हिस्सा पूरी मुगलिया सल्तनत थी। मुगलों ने ज्यादा से ज्यादा इलाके पर हुकूमत की और बाकी बादशाह नीचे के इलाके में हुकूमत करते थे। अब पूरी मुगलिया सल्तनत की सरबराही बादशाह के पास होती थी और ये पूरी मुगलिया सल्तनत 12 इलाकों में तकसीम की गई थी, जिसे सूबा कहा जाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज की रियासतें मुख्तलिफ सूबों में तकसीम की जाती हैं। सूबों के गवर्नर को सूबेदार कहा जाता था और गवर्नर मकामी अवाम से टैक्स लेता था और मुगल बादशाह को वो टैक्स अदा किया जाता था। यानी तमाम सूबों के सूबेदार पूरी सल्तनत से टैक्स जमा करके शाही दरबार में पेश करते थे और इसी टैक्स से जमा होने वाली दौलत से मुगलिया सल्तनत की फौज को बरकरार रखा जाता था। जबकि बरतानिया उस वक्त निस्बतन एक गरीब मुल्क था, एक ऐसा मुल्क जो हिंदुस्तान की आबादी का सिर्फ 5% था और आलमी मईशत में उसका हिस्सा 3% से भी कम था। जबकि हिंदुस्तान उस वक्त एक सनती पावर हाउस समझा जाता था और ये महज 1-2 इलाके की बात नहीं है। उस वक्त पूरा हिंदुस्तान ही दुनिया भर के लिए टेक्सटाइल पैदा करने वाला एक मुल्क था। मिसाल के तौर पर अब के दौर में चीन पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग का 28% पैदा करता है, मगर उस वक्त सिर्फ अकेला हिंदुस्तान ही 25% पैदावार पैदा करता था। और अगर आप पूरे यूरोप की मईशत को भी शामिल कर लें तो भी हिंदुस्तान की मईशत उससे बड़ी थी। और अगर हम आज के हिसाब से इसका मवाजना करें तो ये $21 ट्रिलियन के बराबर बनता है। उस वक्त हिंदुस्तान एक माशी ताकत था, इसके साथ मुगल भी ताकतवर थे। चुनाचा उस वक्त हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक सुपर पावर की तरह था, इसलिए अंग्रेज इंडिया को गोल्डन स्पैरो यानी सोने की चिड़िया कहते थे। तो वापस आते हैं अपनी कहानी की तरफ। 24 अगस्त 1608 को विलियम हॉकिंस सूरत इंडिया पहुंचता है। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने 1 साल हिंदुस्तान की सरजमीन पर गुजारा और इंडिया के बारे में हर तरह की मालूमात हासिल की। विलियम हॉकिंस बहुत सारी खुफिया मालूमात के साथ आखिर क्या करना चाह रहा था और विलियम हॉकिंस शहंशाह जहांगीर के दरबार तक कैसे पहुंच गया। ईस्ट इंडीज की ट्रेड पर डच की इजारादारी कायम थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश को यहाँ से भागना पड़ा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये एहसास किया कि उन्हें अपनी कार्रवाइयों को कहीं और मुंतकिल करने की जरूरत है, क्योंकि आज के इंडोनेशिया में डच के साथ मुकाबला करना कोई इम्कान नहीं था। तनाज़ा से बचने के लिए उन्होंने दीगर इलाकों की तरफ देखना शुरू किया और बिल आखिर हिंदुस्तान में तिजारत करने का फैसला किया गया। उस वक्त मुगल हिंदुस्तान पर हुक्मरानी कर रहे थे। मुगल फौज में 40 लाख मसल्ह फौज शामिल थी, जो बहुत ताकतवर थी। कंपनी के ओहदेदारों को मालूम था कि इनसे लड़ना बेसूद होगा, इसलिए उन्होंने दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश का फैसला किया ताकि उन्हें तिजारत की इजाजत मिल सके। 24 अगस्त 1608 को विलियम हॉकिंस सूरत हिंदुस्तान पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद विलियम को एहसास हुआ कि पुर्तगाली ताजरों के साथ मुगलों के पहले से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो काफी अरसे से तिजारत कर रहे हैं। और विलियम ने यह भी महसूस किया कि अगर वो यहाँ तिजारत करना चाहते हैं
तो उन्हें मुगलों को मुतासिर करना होगा और उनकी इजाजत हासिल करना होगी। और उस वक्त आगरा हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत था और किसी भी तरह की मंजूरी वहीं से मिलती थी। लिहाजा विलियम सूरत से उठकर सीधे आगरा पहुंचा और किसी न किसी तरह बादशाह जहांगीर से बात करने की कोशिश की और जहांगीर को मुतासिर करने के लिए उसने बहुत जतन किए। मिसाल के तौर पर था तो वो सफेद फार्म, लेकिन वो अफगान लिबास पहनकर बादशाह के सामने पेश हुआ। वो टूटी फूटी तुर्की जुबान बोलने की कोशिश कर रहा था और बहुत सारे तहाइफ भी लाया था। सबसे पहले तो ये कि मुगल पुर्तगाली ताजरों के हरीफ अंग्रेज ताजरों के साथ काम करके उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे, और दूसरी बात यह थी कि मुगल अंग्रेजों को बहुत गैर मुहज्जब समझते थे क्योंकि जहांगीर को विलियम के पेश करदा तहाइफ पसंद नहीं आए थे। लिहाजा विलियम को वहां बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया गया। आगरा से निकलते वक्त विलियम ने मुगलों को एक आर्मीनियाई ईसाई बीवी का तोहफा भी पेश किया। उसके बाद वो जहाज के जरिए सूरत पहुंचा, लेकिन सूरत के मकामी ओहदेदारों ने भी पुर्तगाली ताजरों की वजह से उसे वापस भेज दिया। पुर्तगाली ताजरों के मुगलों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए जहांगीर के पास उनके हरीफ अंग्रेज ताजरों को सपोर्ट करने की कोई वजह नहीं थी। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल इलाके में तिजारत की इजाजत नहीं मिल सकी, इसलिए कंपनी के ताजरों ने हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में मुंतकिल होने का फैसला किया जो मुगलों के जेरे कंट्रोल नहीं थे, ऐसे इलाके जो दूसरे हुक्मरानों के जेरे हुक्मरानी थे। 1611 में उन्हें पहली कामयाबी हासिल हुई जब उन्होंने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना कायम किया। उन्हें मुकामी हुक्मरान गोलकंडा के सुल्तान ने इजाजत दी थी। अगले सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मजीद कारखाने कायम किए और बड़े सगीर में अपने कदम जमाने के लिए मेहनत शुरू कर दी। ऐसा करते हुए वो मुसलसल दूसरे यूरोपीय ताजरों के साथ तनाज़ा में भी उलझे रहे। 1612 में वो सूरत वापस आए और पुर्तगाली ताजरों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पुर्तगाली इस जंग में हार गए और उसके बाद पुर्तगाली असर व रसूख कम होना शुरू हो गया और वो ज्यादातर गोवा के आसपास के इलाकों तक महदूद होकर रह गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बरे सगीर में सबसे बड़ी खिलाड़ी बनकर उभर रही थी। वहीं दूसरी जानिब मलका एलिजाबेथ अव्वल की 4 मार्च 1603 को वफात के बाद किंग जेम्स इंग्लैंड का हुक्मरान बन गया। इस जीत के बाद 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स किंग जेम्स से मिले और दरखास्त की कि किंग जेम्स अव्वल मुगल बादशाह को एक शाही नुमाइंदा भेजे और इसकी मदद से मुगल बादशाह शायद राजी हो सकते हैं। चुनाचा अंग्रेज ताज की तरफ से सफारतकार सर थॉमस रो को भेजा गया। उसने वो किया जो हॉकिंस नहीं कर सका था। जब उसने जहांगीर से मुलाकात की तो उन्हें शानदार तहाइफ पेश किए। सर थॉमस ने अंग्रेजों के साथ तिजारत के फवाइद भी बादशाह के सामने रखे। उसने वजाहत की कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आएगी और तिजारत करेगी तो वो सालाना तिजारत पर मुगल बादशाह को पैसे भी देगी, टैक्स भी देगी और ये आपके लिए भी फायदा मंद होगा। जहांगीर पहले ही तहाइफ से मुतासिर हो चुका था, लिहाजा जहांगीर ने एक शाही हुक्म जारी किया जिसमें कहा गया कि अंग्रेजों को सूरत में कारखाना कायम करने की इजाजत दी गई है। ना सिर्फ ये बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ खुसूसी हुकूक भी दे दिए गए। उन इलाकों की निशानदही भी की गई जहां EIC वाहिद ताजिर होगी। इसके बदले में मुगल बादशाह को सालाना अदायगी की जाएगी टैक्स की सूरत में। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना आखिरकार सूरत में कायम हो गया। अब सर थॉमस के इंग्लैंड वापस आने के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को बताया कि मुगल बहुत ताकतवर है, उनसे लड़ने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए जमीन के रास्ते इख्तियार करने की बजाय तमाम तिजारत बंदरगाहों के जरिए की जाए और हिंदुस्तान से चीजें सस्ते दामों खरीद कर यूरोप में महंगे दामों फरोख्त की जाएं और इसी तरीके से मुनाफा बनाया जाए। अगली चंद दिहाइयों में कई कारखाने कायम किए गए। मद्रास, अहमदाबाद, मुंबई, आगरा, पटना कंपनी का कारोबार फरोग पा रहा था। उनके मुनाफा में काफी इजाफा हुआ। कपास, नील, रेशम, नमक और बाद में अफ्यून और चाय जैसी चीजों की तिजारत से EIC ने खूब पैसा बनाया। जिन शहरों में उनके कारखाने कायम थे वहां इक्तिसादी खुशहाली की भरमार थी। ज्यादा लोग इन शहरों की तरफ रागिब हुए। EIC ने आहिस्ता आहिस्ता इन शहरों में इजारादारी कायम करना शुरू कर दी। उन्होंने किला बंद अड्डे बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद साल 1662 आया और उस वक्त के इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स दोम थे। उन्होंने पुर्तगाली मलिका कैथरीन से शादी की। इस तरह उन्हें हिंदुस्तान में एक जजीरा जहेज में मिला जो पुर्तगालियों के जेरे कब्जा था। इस जजीरे का नाम मुंबई था, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। और जब ये इलाका जहेज में बरतानिया को दिया गया
तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यहाँ तिजारत करना बहुत आसान हो गया। इस तरह बॉम्बे भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। दोस्तों, इस वक्त तक EIC के ज्यादातर कारखाने बरे सगीर के मगरबी और जनूब मशरकी साहिल पर मौजूद थे। अब वो अपने कारखाने मुगल इलाकों में भी कायम करना चाहते थे, खास तौर पर मशरिक में यानी बंगाल में। उस वक्त बंगाल का मतलब आज का मगरबी बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा मिला हुआ था। तिजारती तौर पर ये उस वक्त एक बहुत कामयाब इलाका था। कंपनी की उमंगे बेइंतहा थी। कंपनी सियासी ताकत भी हासिल करना चाहती थी। इसका सीधा साधा सबब यह था कि तिजारत में आसानी पैदा हो और किसी भी हरीफ को आसानी से रास्ते से हटाया जा सके। लिहाजा उन्होंने अंग्रेज बादशाह से दरखास्त की कि उन्हें मजीद इख्तियारात दिए जाए ताकि वो और ज्यादा मुनाफा कमा सके। तकरीबन 1670 के आसपास अंग्रेज बादशाह चार्ल्स दोम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इलाके हासिल करने, सियासी ताकत रखने, पैसे छापने और अपने इलाके में दीवानी और फौजदारी दायरे इख्तियार की निगरानी करने के हुकूक दे दिए। न सिर्फ ये बल्कि उन्हें एक निजी फौज रखने, इत्तेहाद बनाने और हत्ता के जंगे करने के इख्तियारात भी दे दिए गए। आज ये काफी नाकाबिले यकीन लगता है, क्योंकि जब हम आज की कंपनियों के बारे में सोचते हैं जैसा कि एप्पल, गूगल, फेसबुक, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इन कंपनियों के पास इतनी ताकत हो कि इनके पास अपनी निजी फौजें हों, इनके आज़ादाना निज़ाम इंसाफ हो, अपने पैसे छाप सकें और दूसरे ममालिक के साथ जंग में जा सके। खुशकिस्मती से आजकल ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उस वक्त ये मुमकिन था। अंग्रेज बादशाह ने ये इख्तियारात EIC को दे दिए थे। इसका मतलब था कि EIC फिर साम्राज्यत की एजेंट बन सकती थी। अब क्या होता है कि साल 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर बदल जाता है। उसका नाम जोशिया चाइल्ड था। तो ये जोशिया चाइल्ड थोड़ा मगरूर किस्म का बंदा था। 1682 में EIC ने उस वक्त के मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल शीस्ता खान के साथ बातचीत करने की कोशिश की। कंपनी चाहती थी कि गवर्नर उन्हें एक शाही हुक्म जारी करे ताकि उन्हें बंगाल में आसानी से तिजारत करने दी जाए। उस वक्त तक कंपनी पहले ही बंगाल में कुछ मौजूदगी रखती थी, लेकिन वो तिजारती हुकूक और टैक्स कटौती चाहते थे ताकि तिजारत आसान हो सके। एक नया मुगल बादशाह तख्त नशीन हुआ था जिसे आप औरंगजेब के नाम से जानते हैं। जब बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दरखास्त सुनी तो उन्होंने इन्हें एरोगेंट समझा, क्योंकि इतनी सारी फैक्ट्रियां होने के बावजूद भी वो मुतमईन नहीं लग रहे थे और वो बंगाल में भी कारखाने कायम करना चाहते थे। तो बादशाह ने उनकी ये दरखास्त मुस्तरद कर दी। लिहाजा इससे पहले जो मुआहदे विलियम ने बंगाल में तिजारत करने के लिए किए थे, जोशिया चाइल्ड ने उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया और बंगाल का गवर्नर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसलिए बंगाल के गवर्नर ने टैक्स में 2% का इजाफा कर दिया और इसे 3.5% तक बढ़ा दिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जोशिया चाइल्ड थोड़ा मगरूर किस्म का इंसान था, तो उसने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया और धमकी दी कि अगर आप इस तरह टैक्स बढ़ाते हैं तो हम टैक्स बिल्कुल भी अदा नहीं करेंगे, बल्कि चिटागोंग पर हम कब्जा भी कर लेंगे। लेकिन गवर्नर ने उनकी बात नहीं सुनी और टैक्स लगा दिया और यह सब कुछ 1686 के साल में हो रहा था। नए इख्तियारात के गुरूर में जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी निजी फौज रखने की इजाजत दी, टैक्स बढ़ने से कंपनी डायरेक्टर जोशिया इतने गुस्से में आ गया कि उसने मुगलों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और लंदन से 19 जंगी जहाज, 200 तोपें और 600 फौजी बुलाने और मुगलों पर हमला कर दिया। ये पहला मौका था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने लालच और धोखाधड़ी के अलावा बराह रास्त जंग छेड़ दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नुक्ते नजर से ये एक इंतहाई अहमकाना फैसला था, क्योंकि उनकी फौज मुगल फौज के सामने बेकार थी और EIC को इस जंग में शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा और जो लोग उनके लिए काम करते थे उन्हें भी सूरत और ढाका में कैदी बना लिया गया और उनकी फैक्ट्रियां होगली, पटना, कासिम बाजार, मासूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम, उनकी सब फैक्ट्रियों को कब्जे में ले लिया गया और सूरत की फैक्ट्री भी बंद कर दी गई और मुगलों ने बॉम्बे की तिजारत पर भी मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। और ये वो वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने महसूस किया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उनकी तमाम मेहनत जाया हो गई है और इसके लिए जोशिया चाइल्ड को औरंगजेब से माफी भी मांगना पड़ी। अंग्रेज बहुत मक्कार और चालाक थे। उन्होंने अना नहीं दिखाई बल्कि माफी मांगना शुरू कर दी और वो उनके कदमों में गिर पड़े। उन्होंने कई सालों तक औरंगजेब से माफी मांगी। एक तारीखी फ्रांसीसी पेंटिंग में इसकी मंजरकशी भी की गई है जिसमें अंग्रेज औरंगजेब से माफी मांग रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर ये पेंटिंग मुलाहिजा कर सकते हैं।
अब मुगल तिजारत से हासिल होने वाले टैक्स की रकम के आदी हो चुके थे और फिर कुछ सालों के बाद 1690 में औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को माफ कर दिया, लेकिन इन पर जुर्माना आयद किया गया। उनसे 1.5 लाख रुपए चार्ज किए गए और ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजारती मरात बहाल कर दी गई और जो फैक्ट्रियां जब्त की गई थी वो भी उन्हें वापस कर दी गई। कंपनी के ओहदेदारों ने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया। वो खामोशी से अपनी हुदूद में रहकर काम करते रहे, लेकिन वो सही मौका के इंतजार में थे। एक ऐसा मौका जिससे वो बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां कायम कर सके और बंगाल पर काबिज हो सके। उन्हें ये मौका 1707 में मिला, जब औरंगजेब का इंतकाल हो गया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत बहुत कमजोर हो गई। तख्त नशीनी के लिए मुसलसल ताकत की जिद्दोजहद जारी थी। मुगलों में अगला बादशाह बनने के लिए लड़ाइयां हो रही थी, लिहाजा मुकामी नवाब, मुकामी राजे और जागीरदार अपने इलाकों पर खुद मुख्तारी कंट्रोल कायम कर रहे थे। इस दौरान मराठे, राजपूत, जाट, रुहेले इलाकाई ताकतों के तौर पर उभरे। मराठा सल्तनत कुछ साल पहले कायम हुई थी, यहाँ तक कि औरंगजेब के दौर में ही मराठा मुगलों के लिए खतरा बन गए थे। 1680 से 1758 के दरमियान कई मराठा मुगल जंगें हुई, लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद मराठों ने मुगल अफवाज को आसानी से शिकस्त दे दी और अपनी सल्तनत शुमाल तक फैला दी। वहीं दूसरी जानिब मुगलों को एक नए खतरे का सामना करना पड़ा था, जो कि ईरानी खतरा था। 1739 में ईरानी हुक्मरान नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया, जब वो खजाने को लूट कर अपने साथ ले गया। दोस्तों, औरंगजेब के बाद आजिम शाह आया और मुगल बादशाह बना। कुछ अरसे के बाद शाह आलम अव्वल आया और मुगल बादशाह बन गया। फिर जहांदार शाह आया और फिर फारूक शिहार बादशाह बन गया। ये सब कुछ अगले 10 सालों तक चलता रहा और मुगल सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी थी। दोस्तों, ये बिल्कुल वाज़ेह था कि इन सालों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी मजीद फैक्ट्रियां कायम करके और अपने अड्डे मजीद मजबूत करके खुद को मजबूत करेगी। बड़े सगीर में एक ताकत का खला पैदा हो गया था, यहाँ तक कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के साथ एक जंग लड़ सकती थी और जीत भी सकती थी। ये प्लासी की जंग थी। 1748 में अफगान हुक्मरान अहमद शाह दुरानी ने मुगल सल्तनत पर हमला कर दिया। मुगलों ने राजपूतों और सिखों के साथ मिलकर नादिर शाह को शिकस्त दी, लेकिन इसके बाद मुगल सल्तनत में माली मसाइल पैदा होने लगे, क्योंकि बहुत सारी जंगें लड़ने के बाद वसाइल खत्म हो चुके थे और जो सूबे मरकजी मुगल हुकूमत को महसूलात की सूरत में आमदन का अपना हिस्सा भेजते थे, उन्होंने भी ये टैक्स देना बंद कर दिया और हिंदुस्तान मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम हो गया। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मफाद पर तवज्जो मरकूज किए हुए थी। वो नई टेक्नोलॉजीज में सरमायाकारी कर रहे थे, नए कारखाने कायम कर रहे थे और बरतानिया से मजीद फौजियों को भर्ती करके ईस्ट इंडिया कंपनी की निजी फौज में शामिल कर रहे थे। वो अपनी निजी फौज को मजबूत बना रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी मुकामी हिंदुस्तानियों को भी तरबियत दे रही थी। मुकामी हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुलाजमत करते और फौज में शामिल होते थे। जो हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का हिस्सा होते थे, उन्हें सिपाही कहा जाता था। वहीं दूसरी जानिब बार बार नए मुगल बादशाहों की ताजपोशी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल तख्त पर दबाव डालती रही। वो बंगाल में तिजारती मरात हासिल करने की कोशिश करते रहे। वो नए हुक्मरानों के साथ मुज़ाकरात की कोशिश करते रहे। उन्होंने उन्हें वरगलाने की कोशिश की और आखिरकार 1717 में उस वक्त के मुगल बादशाह फर्रुख सय्यार ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री तिजारती हुकूक दे दिए। सिर्फ यही नहीं, नए शाही फरमान के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी खुद भी दस्तखत जारी कर सकती थी, जो एक किस्म का तिजारती इजाजतनामा होता था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए तजारत किए जाने वाले सामान पर तमाम कस्टम ड्यूटीज और ट्रांजिट ड्यूटीज माफ हो जाती। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। उन्हें न सिर्फ बंगाल में कारखाने कायम करने की इजाजत मिली, बल्कि उन्होंने इस दस्तखती निजाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खुसूसी तिजारती इजाजतनामे की मदद से वो कोई टैक्स नहीं देते थे। इसका मतलब ये था कि बंगाल से जो महसूलात मुगल सल्तनत को मिलते थे, वो अब खत्म हो गए थे। मुगल सल्तनत के माली मसाइल और बढ़ गए। उसी साल यानी 1717 में बंगाल के साबिक मुगल गवर्नर मुर्शिद कुली खान ने मुगल सल्तनत से अलहदगी इख्तियार की और बंगाल को अपनी खुद मुख्तारी के तहत करार देकर खुद को बंगाल का नवाब करार दे दिया। मुर्शिद कुली खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हरबों को समझा। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को हुक्म दिया कि वो अपनी सरगर्मियां रोक दे और टैक्स अदा करे। ईस्ट इंडिया कंपनी के एहलकारों ने दावा किया कि ये मुतालिबा गैर मुनसिफाना है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और वो बंगाली नवाब को हकारत की नजरों से देखने लगे।
इस सब के चलते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुनाफा को यकीनी बनाने के लिए मकामी सियासत में मुदाखलत करने का फैसला किया। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले हमें समझना चाहिए कि उस दौर में जब मुगल सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही थी, हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें बैक वक्त हो रही थी। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय हरीफ जैसा कि डच और डेनिश भी मुगल सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाकर बड़े सगीर में अपने कारोबार कायम कर रहे थे। फ्रांसीसी भी नए खिलाड़ी के तौर पर उभरे जब उन्होंने हिंदुस्तान में अपने कदम जमाना शुरू किए। ये यूरोपीय ताकतें हिंदुस्तान में अपना असर व रसूख बढ़ाना चाहती थी और हिंदुस्तानी इलाकों पर कंट्रोल हासिल करना चाहती थी। जाहिर है बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही करना चाहती थी। फ्रांसीसियों ने हिंदुस्तान में तेजी से इलाके हासिल किए जब उन्होंने पांडिचेरी और बंगाल के चंद्रन नगर में कॉलोनियां कायम की। सन 1700 की दिहाई के वस्त तक बरतानवी और फ्रांसीसी बड़े सगीर की दो गालिब कुव्वतें बन चुकी थी। 1740 की दिहाई के अव्वाइल में एक फ्रांसीसी रहनुमा जोसेफ फ्रांसो डुप्लेक्स फ्रांसीसी हिंदुस्तानी इलाकों का गवर्नर जनरल बन गया था। वो हिंदुस्तान में एक फ्रांसीसी सल्तनत कायम करना चाहता था। हिंदुस्तान में यूरोपीय कुव्वतों की तहरीक में तब्दीली के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की तहरीक भी तब्दील हो गई। फ्रांस और बर्तानिया के दरमियान पहले से ही दुश्मनी थी। 1740 और 1748 के दरमियान उन्होंने यूरोप में ऑस्ट्रियाई जानशीनी की जंग लड़ी थी। कुछ साल बाद इन दोनों ममालिक ने 1756 में 7 साला जंग लड़ी, जब ये दोनों कुव्वतें शुमाली अमेरिका में अपना असर व रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। फ्रांस और बर्तानिया के दरमियान दुश्मनी इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने न सिर्फ यूरोप और शुमाली अमेरिका में जंगें लड़ी बल्कि हिंदुस्तान में भी जंग लड़ी। 1746 और 1763 के दरमियान जनूबी हिंदुस्तान में कार्नाटिक की जंगें लड़ी गई। इंग्लैंड ने ये जंगें जीत ली और फ्रांसीसियों ने अपना सियासी असर व रसूख खो दिया। सिर्फ पांडिचेरी और चंद्रन नगर के इलाके उनके पास रह गए। दोस्तों, ये नोट करना दिलचस्प है कि इन जंगों के दौरान हिंदुस्तान के मकामी हुक्मरानों पर बरतानवी और फ्रांसीसी जंगों का क्या असर हुआ। इस सारे दौर में मकामी हिंदुस्तानी हुक्मरान भी इख्तदार के लिए आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि यूरोपीय फौजें ज्यादा बेहतर थी, उनके पास तरबियत याफ्ता सिपाही और मुनज़्ज़म अफसरान थे, तो उन्होंने अपनी जंगों में यूरोपीय वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए उनसे इत्तेहाद किया। लेकिन हिंदुस्तानी हुक्मरान ये नहीं समझ सके कि मदद लेने का मतलब था कि वो यूरोपियंस पर मुनहसर हो जाएंगे और यूरोपीय ताकतें इस मंसूबे से फायदा उठा सकती हैं। वो हिंदुस्तानी हुक्मरानों के मुखालिफ रहनुमा को रिश्वत दे सकते हैं, अपनी फौज से उनकी हिमायत कर सकते थे और उन्हें तख्त पर बिठाकर एक कठपुतली हुक्मरान कायम कर सकते थे। इसे समझने के लिए आइए बंगाली नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी की तरफ वापस आते हैं। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नए नवाब बन गए। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलसल नवाबों की अथॉरिटी की बेइज्जती करती रही है, मुर्शिद कुली खान के दौर से ही। लेकिन सिराजुद्दौला के पास अब बर्दाश्त करने की सकत नहीं थी। उन्होंने इस बेइज्जती को बर्दाश्त न करने का फैसला किया और सिराजुद्दौला ने अपनी फौज के साथ कोलकाता की तरफ मार्च किया और बंगाली दारुल हुकूमत मुर्शिदाबाद के फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। उन्होंने कई सौ बरतानवी अफसरान को जेल में डाल दिया और इनमें से अक्सर बरतानवी अफसरान हकीकत में मर गए, क्योंकि उन्हें एक छोटी सी जेल सेल में बंद कर दिया गया था जहां अंधेरा था और अगले दिन वो तमाम मुर्दा हालत में पाए गए। इस वाक़या को ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कोलकाता कहा जाता है। बरतानवी इस वाक़े पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने किसी भी कीमत पर सिराजुद्दौला को इक़्तिदार से हटाने का फैसला कर लिया। यहाँ पर उन्होंने कर्नाटक की जंगों में सीखी गई हिकमत अमली इस्तेमाल की। उन्होंने नवाब को इक़्तिदार से हटाने के लिए नवाब के हरीफों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। बात यह थी कि सिराजुद्दौला के तख्त पर होने से हर कोई खुश नहीं था। उनकी मुखालफत में जगत सेठ का खानदान था। यह खानदान बंगाल के सबसे अमीर तरीन खानदानों में शुमार होता था। उनका बंगाल के नवाबों के दरबार में बड़ा असर रसूख था। इसके अलावा सिराजुद्दौला की फौज के कमांडर मीर जाफर के दिल में भी नवाब बनने की ख्वाहिश पैदा हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव की क़यादत में सेठ खानदान और मीर जाफर के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को तख्त से हटाने की मंसूबाबंदी की। दोस्तों, आज के दौर में हुकूमतें बदलने के लिए अरकान असम्बली को रिश्वत देकर खरीदना आसान है, लेकिन उस वक्त हुक्मरानों को बदलने का मतलब था कि फौज भेजकर जंग करना है। खैर, सिराजुद्दौला भी कोई बेवकूफ नहीं थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के इक़दामात से वाकिफ थे। उन्होंने सोचा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी उनके दुश्मनों के साथ मिलकर उन्हें तख्त से हटा सकती है तो क्यों ना वो भी ऐसा ही करे। तो इसीलिए उन्होंने फ्रांसीसियों से राब्ता किया, जो कि बरतानियों के मारूफ हरीफ थे, और उनसे मदद तलब की। उन्होंने फोर्ट विलियम को दोबारा तामीर किया और इसे अपने कब्जा में ले लिया। क्लाइव को मालूम हुआ कि सिराजुद्दौला ने फ्रांसीसियों से मिलकर फौज तैयार की है और तब क्लाइव ने फैसला किया कि वो बंगाल पर मुकम्मल कब्जा करेगा।
उन्होंने मीर जाफर को नवाब बनाने के लिए आमादा किया। उन्होंने मीर जाफर के साथ साजिश की और उनकी फौज ने सिराजुद्दौला के खिलाफ बगावत कर दी। 1757 में प्लासी की जंग लड़ी गई। अगरचे सिराजुद्दौला की फौज साइज में 15 गुना बड़ी थी, फिर भी वो हार गया। दरअसल पूरी जंग में सिराज का सिपा सालार मीर जाफर बैकफुट पर था और एक दिन जंग के दौरान जब बारिश हुई तो अंग्रेज अपने हथियारों को ढांप लेते हैं, लेकिन सिपा सालार की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला के हथियार भीग जाते हैं, जिसकी वजह से वो काम नहीं करते और इस मौका को देखते ही मीर जाफर अपनी फौज के साथ नवाब के खिलाफ बगावत कर देता है और ईस्ट इंडिया कंपनी ये जंग जीत जाती है। सिराजुद्दौला को शिकस्त के बाद फरार होने पर मजबूर किया गया और बाद में उन्हें पकड़कर कत्ल कर दिया गया। इतने के बाद अंग्रेजों ने अपने नए दोस्त मीर जाफर को तख्त पर बिठा दिया, लेकिन मीर जाफर सिर्फ कठपुतली हुक्मरान बना रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के असल हुक्मरान बन चुके थे। उन्होंने तिजारत को बढ़ाया और बंगाल के वसाइल को बरतानिया मुंतकिल किया। इसके साथ ही बंगाल में फ्रांस की मौजूदगी भी खत्म हो गई। चंद्रनागौर, जो फ्रांस के कंट्रोल में बंगाल का वाहिद इलाका था, फ्रांसीसियों के हाथों से निकल गया और बरतानवी कंट्रोल में आ गया। प्लासी की जंग तारीख का एक अहम मोड़ है, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों ने सियासी ताकत भी हासिल कर ली थी, अगरचे बिलवास्ता तौर पर ही सही। कुछ साल बाद उनके कठपुतली नवाब मीर जाफर के ईस्ट इंडिया कंपनी से इख्तिलाफात होने लगे। मीर जाफर की क़यादत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मसाइल का सामना करना पड़ा। वो तवक्को कर रहे थे कि मीर जाफर उनके मुतालिबात को मुकम्मल तौर पर मानेगा, लेकिन मीर जाफर ने अपने तौर पर फैसले करने की कोशिशें शुरू कर दी। वो इतना वफादार नहीं था जितना अंग्रेजों ने तवक्को की थी। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को शिकस्त देने और उन्हें बंगाल से बाहर निकालने की कोशिश में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इत्तेहाद किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने मीर जाफर को तख्त से हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। एक बार फिर कंपनी को उम्मीद थी कि मीर कासिम उनकी हिदायत पर अमल करते हुए एक कठपुतली नवाब बन जाएगा। कासिम 1761 में बंगाल का नया नवाब बना, लेकिन मीर कासिम ने भी कंपनी की बालादस्ती को कबूल नहीं किया। वो भी अंग्रेजों से आज़ाद होना चाहता था। वो अपनी खुद मुख्तारी की ख्वाहिश रखता था और पहले की तरह उसके भी बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी से इख्तिलाफात हो गए। उसने देखा कि किस तरह कंपनी अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है। चुनाचा 1763 में मीर कासिम ने कंपनी के खिलाफ बगावत की और अपनी फौज को कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया, लेकिन उस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ताकतवर हो चुकी थी। उन्होंने मीर कासिम को शिकस्त दी। उसके बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को तख्त से हटा दिया और मीर जाफर को वापस बुला लिया। उन्होंने उसे नवाब बनने का एक और मौका इस शर्त पर दिया कि वो महज एक अच्छा कठपुतली नवाब बनकर रहेगा। कासिम ने बंगाल छोड़ दिया और उसे एहसास हुआ कि जंग अकेले नहीं जीती जा सकती। अगर वो अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालना चाहता है तो वो अपनी फौज के साथ अकेले ये काम नहीं कर सकता। उसने उद के नवाब शुजाउद्दौला और मौजूदा मुगल शहनशाह शाह आलम दोम से राब्ता किया। तीनों ने एक इत्तेहाद तश्कील दिया और बरतानवी असर व रसूख को खत्म करने का फैसला किया। उनके इत्तेहाद ने 1764 में बक्सर के जंग में अंग्रेजों से मुकाबला किया। अंग्रेजों ने ये जंग भी जीत ली। इस जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैसला किया कि कठपुतली हुक्मरानों के साथ उनके मुआमलात नहीं चल सकते और कठपुतली नवाबों में से किसी ने भी उस तरह का बर्ताव नहीं किया जैसा वो चाहते थे। लिहाजा उन्होंने खुद बंगाल के नए हुक्मरान बनने का फैसला किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। चुनाचा 1765 में मुआहिदा अलाहाबाद के मुताबिक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर और कमांडर इन चीफ बन गया। दोस्तों, सरकारी तौर पर इस मुआहदे का एक और अहम नुक्ता ये था कि शाह आलम दोम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी हकूक देने का हुक्म जारी कर दिया था। यानी बंगाल से जमा होने वाले टैक्सों की शक्ल में तमाम आमदन सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले की जाएगी। सरकारी तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की नई हुक्मरान बन गई। उस वक्त तक कंपनी के पास आमदनी के बहुत से जराए थे। उनका तजारती कारोबार काफी मुनाफा बख्श था और अब वो टैक्स भी जमा कर रहे थे। उनकी आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ। वो तजारत के लिए नई मसनूआत खरीद सकते थे, अपनी फौजी ताकत को मजबूत कर सकते थे, बुनियादी ढांचे पर ज्यादा खर्च कर सकते थे और इस तरह बंगाल का पूरा इलाका ही अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया। बक्सर की लड़ाई के दूरस नताइज थे, जिसने नौ आबादियाती हिंदुस्तान के सियासी मंजरनामे को नई शक्ल दी। इसके नतीजे में इक्तदार की हरकियात में नुमाया तब्दीलियां देखने में आईं और बंगाल के खित्ते में बरतानवी गलबे के लिए स्टेज तैयार हो गया। उन्होंने बिहार, ओडिशा और बंगाल से इतना टैक्स इकट्ठा किया कि वहां कुछ भी बाकी नहीं बचा। साल 1770 में बिहार और बंगाल में कहत पड़ा था। 70 लाख से 1 करोड़ तक लोगों की मौत हुई। अब आप कह सकते हैं कि खुश्क साली तो एक कुदरती अमल की वजह से है, लेकिन इस सब की बड़ी वजह ईस्ट इंडिया कंपनी की जारहाना पॉलिसी थी। क्योंकि जब इस कहत से लोग मर रहे थे तो जो टैक्स मरने वालों से वसूल किया जाना था वो टैक्स भी जिंदा लोगों से वसूल किया जाता था और जो बाकी बच जाने वाली गंदुम थी उसे भी उन्होंने अपने पास रख लिया।
इस तरह कंपनी बंगाल के लोगों का इस्तेहसाल करती रही। उस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपने इलाके को बढ़ाने के लिए काफी फंड्स, वसाइल और ताकत पहुंच चुकी थी। बक्सर की जंग मुगल सल्तनत के सियासी कंट्रोल के खात्मे का आगाज थी, क्योंकि कंपनी ने वसी इलाके पर अपना असर और रसूख मुस्तहकम करना जारी रखा। हिंदुस्तान में दूसरे इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ वाकई दिलचस्प तकनीकों का इस्तेमाल किया। अव्वल ये कि बरे सगीर पाको हिंद के इन इलाकों में जो बरतानवी कंट्रोल में नहीं थे, अंग्रेजों ने वहाँ रेजिडेंट ऑफिसर मुकर्रर कर दिए, जो बुनियादी तौर पर बरतानवी ओहदेदार थे और मुख्तलिफ रियासतों और खित्तों में सफारतकार के तौर पर काम करते थे। इन रेजिडेंट ऑफिसर्स ने मकामी हुक्मरानों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने और उनके साथ इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की। जो हुक्मरान इनकी दोस्ती को कबूल करते थे, उन्हें फिर इनकी तरफ से एडवाइस किया जाता था कि सियासत कैसे की जाए, यानी उन्होंने बिलवास्ता तौर पर मकामी सियासत में मुदाखलत शुरू कर दी थी। दूसरी बात यह कि दूसरी रियासतों के मकामी हुक्मरानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबाव डाला कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस में शामिल हो जाएं। सब्सिडरी अलायंस एक इंतहाई दिलचस्प निजाम था। इस इत्तेहाद के मुताबिक मकामी हुक्मरानों को अपनी फौजें रखने की इजाजत नहीं थी, उन्हें अपनी लड़ाइयां लड़ने की इजाजत नहीं थी। उसकी बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी तरफ से एक फौज तश्कील देगी और मकामी हुक्मरान ईस्ट इंडिया कंपनी को यह फौज बनाने के लिए अदायगी करेगा। हुक्मरान के नुक्ता नजर से आप कुछ पैसे बचा सकते हैं, उन्हें फौज बरकरार रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के नुक्ता नजर से ये एक होशियार कदम था। अगर मकामी हुक्मरानों के पास फौज ही ना होगी तो वो उनसे लड़ भी नहीं पाएंगे। सबसे बढ़कर उन्हें ऐसा करने के लिए पैसे भी दिए जा रहे थे। अगर मकामी हुक्मरान किसी भी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को अदायगी ना कर सके तो उनके इलाके का कुछ हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जा में ले लिया जाएगा, और ऐसा अक्सर होता था। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी मजीद इलाके हासिल करती गई। सब्सिडरी अलायंस के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी ने वादा किया था कि कंपनी बाकी रियासतों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन ये एक खोखला वादा था। पस मंजर में कंपनी अपने रेजिडेंट ऑफिसर्स के जरिए मुकामी सियासत में मुदाखलत कर रही थी। इस तकनीक की मदद से हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के बिलवास्ता कंट्रोल में आ गया। जिन इलाकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस तश्कील दिया, बाद में उन्हें हिंदुस्तान के प्रिंसली स्टेट्स के नाम से जाना जाने लगा। 1798 में हैदराबाद पहली रियासत थी जिसने कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस कायम किया था। तीसरी तकनीक बहुत सादा थी। अगर ये दोनों तकनीक नाकाम हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी वहशियाना फौजी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक बाकायदा फौज ली और नए इलाकों पर कब्जा कर लिया। इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए 1818 तक ईस्ट इंडिया कंपनी बरे सगीर में सबसे ताकतवर इदारा बन चुकी थी। 1818 तक बरे सगीर पाको हिंद का तकरीबन 2/3 हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था और इसमें रहने वाली 78% आबादी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुक्मरानी में रह रही थी। बाद में बाकी इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए चौथी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लीप्स कहा जाता है। यह 1847 में EIC ओहदेदारों के जरिए मुतारिफ कराया गया था। इसे 1848 और 1856 के दरमियान लॉर्ड डलहौजी ने सबसे ज्यादा नाफिज किया था। इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक अगर कोई हिंदुस्तानी हुक्मरान मर जाता है और उनके पास कोई फितरी मर्द वारिस नहीं होता है तो ये सल्तनत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी के इलाके का हिस्सा बन जाएगी। इस कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत सी मशहूर रियासतें बरतानवी कंट्रोल में आ गई। 1848 में सतारा, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर, 1854 में झांसी और आखिर में ऊद 1856 में बरतानवी कंट्रोल में चला गया। इन तकनीकों के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी में कई इंतजामी इस्लाहात भी की गई। इस पैमाने के इलाके पर कंट्रोल कायम करने के लिए मुतादिद बादशाहों और शहनशाहों ने कई कोशिशें की थी, लेकिन वो इस हुक्मरानी को बरकरार नहीं रख सके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलसल इस्लाहात कर रही थी ताकि वो आसानी से इतने बड़े मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को मुनज़्ज़म कर सके। मिसाल के तौर पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल का ओहदा तख्लीक किया। वॉरेन हेस्टिंगर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। इससे हुक्मरानी करना आसान हो गया। सन 1800 की दिहाई के अवाइल तक बरे सगीर पाको हिंद में अंग्रेजों के अलावा आखिरी बड़ी ताकत मराठा सल्तनत और मैसूर सल्तनत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन दोनों को कैसे शिकस्त दी, ये भी एक दिलचस्प कहानी है और ये अपनी एक अलग वीडियो की मुस्तहिक है। तो आइए किसी और वक्त किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। जबकि 1857 की बगावत के बाद, जिसे पहले जंग आज़ादी के नाम से जाना जाता है, अगरचे हिंदुस्तानी इनकिलाबी जंग हार गए थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी नेशनलाइज कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हासिल करदा तमाम इलाके, अस्करी अफवाज और जमाशुदा तमाम दौलत ताजे बरतानिया के पास चली गई और इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की हुक्मरानी भी खत्म हो गई और बरतानवी राज का आगाज हुआ। 1874 में कंपनी आखिरकार तहलील हो गई। 1857 के बाद मुगल सल्तनत का भी खात्मा हो गया।
जब आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर को जिला वतन करके बर्मा में कैद कर दिया गया और इसके तमाम जानशीन मारे गए। तो दोस्तों, ये दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक की दिलचस्प कहानी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस प्लेलिस्ट में तारीख से मुतालिक दीगर वीडियोस भी देख सकते हैं। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।